यस, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज ऑन ओपन चैनल फ्लो। जैसे कल बताया गया था, वी विल स्टार्ट नाउ डिस्कशंस ऑन एंड लेक्चर्स ऑन ओपन चैनल फ्लो। ओसीएफ जिसे आप लोग हमको बोलते हैं, कॉमन वर्ड क्या है हमारे लिए? ओसीएफ। और बार बार ओपन चैनल फ्लो के लिए वी विल यूज ओसीएफ, हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे। अब ओसीएफ जब आपने पढ़ा होगा पहली बार, तो क्या आपके माइंड में पहले बार क्वेश्चन आया था? जब भी ओपन चैनल फ्लो के नाम लिया जाता है तो क्या क्वेश्चन किसी के दिमाग में आना चाहिए या आपके दिमाग में आया था? तो फर्स्ट टाइम आपको ओपन चैनल फ्लो आपने जब पढ़ा होगा अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ में पढ़ा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? एक बार बात कर लेते हैं, देन आई विल सी द सिलेबस क्या है, इसमें कैसे हम कवर करेंगे। क्या फर्स्ट क्वेश्चन आता है? व्हाट इज ओपन चैनल? हाय क्या सर, ये ओपन चैनल क्या भला है? अभी तो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी थी। ये ओपन चैनल वर्ड क्या क्या मतलब है, कहाँ से आ गया ये ओपन चैनल, क्या मतलब होता है इसका? तो व्हाट इज ओपन चैनल। और ये अगर आपने समझ लिया ओपन चैनल को ओपन चैनल क्यों कहते हैं और ओपन चैनल का क्या मतलब है, तो आपको काफी यहीं से इंट्रोडक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है बेसिकली सब्जेक्ट का। ओपन चैनल, ओपन चैनल इसलिए कहते हैं, ओपन का क्या मतलब है? ओपन मतलब खुला हुआ। क्या चीज खुली होगी फ्लूइड मैकेनिक्स में? क्या खुला हुआ? जो आपका फ्लूइड का सरफेस है, जो लिक्विड सरफेस है, अगर वाटर है तो वाटर का सरफेस है, कोई लिक्विड और कोई लिक्विड है, ऑयल है कोई, तो उसका सरफेस है, वो ओपन है। ओपन किसको होता है? ओपन टू एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है ओपन चैनल के अंदर जो फ्लूइड है उसका टॉप सरफेस आप देख सकते हो, क्योंकि वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इसलिए ऐसे चैनल को ओपन चैनल कहते हैं और ऐसे फ्लो को ओपन चैनल फ्लो कहा जाता है। तो व्हाट इज ओपन चैनल? ओपन चैनल इज ए पैसेज। इसको हम कॉन्ड्यूट नहीं कह सकते, जैसे पाइप में हम कॉन्ड्यूट कह देते हैं क्योंकि वो क्लोज्ड होती है। ए पैसेज इन विच fluid flows in such a manner that its free surface, its free surface is open to atmosphere. Free surface is open to atmosphere, इसलिए ओपन चैनल कहा जाता है। ओपन टू एटमॉस्फेयर का क्या मतलब हुआ? जो उसका टॉप सरफेस है, जो फ्री सरफेस है, उसको हम देख पा रहे हैं। अगर हम एक रिवर के पास खड़े हैं तो क्या हमें रिवर का टॉप सरफेस दिखाई देता है? दिखाई देता है, तो उसको पाइप फ्लो पाइप कहेंगे या हम ओपन चैनल कहेंगे। अगर हम किसी लेक के पास खड़े हैं तो लेक का दिखाई देता है कि नहीं देता है? नाली में पानी बह रहा है तो हमें नाली का टॉप सरफेस दिखाई देता है, पानी का दिखाई देता है। तो ऑल दीज आर क्लासिफाइड अंडर ओपन चैनल। तो ओपन चैनल का मतलब है उसका टॉप सरफेस अगर आप देख पाओ तो आप उसे कहोगे ओपन चैनल, और ना देख पाओ, जैसे पाइप के अंदर पानी बहता है या पाइप के अंदर ऑयल फ्लो करता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हम उसको नहीं देख सकते क्योंकि वो इट इज रनिंग फुल। पाइप के अंदर जो फ्लूइड है वो फुल फ्लो करता है क्योंकि वो प्रेशर से फ्लो कर रहा होता है, तो हम उसके ओपन सरफेस टॉप सरफेस को नहीं देख पाते, इसलिए उसको हम ओपन चैनल नहीं कह सकते। तो व्हाट इज ओपन चैनल इज, क्लियर हो गया? ओपन चैनल क्या हुआ कि जो जो टॉप सरफेस है दैट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, आप उसको देख पा रहे हो तो वो उसको हम कहेंगे ओपन चैनल। और ऐसे फ्लो को कहेंगे ओपन चैनल फ्लो। अब ओपन चैनल फ्लो कहाँ कहाँ हो सकता है? कहाँ कहाँ होता है ओपन चैनल फ्लो? रिवर्स के अंदर फ्लो हो रहा है उसको ओपन चैनल फ्लो कहेंगे, कैनाल के अंदर फ्लो हो रहा है उसको हम कहेंगे, सीवर फ्लो कर रहा है ओपन चैनल फ्लो कहा जाएगा। पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है उसको नहीं कह सकते। अगर पाइप कोई सर्कुलर पाइप है और वो आधी भरी हुई है, हाफ फुल चल रही है, तो उसके उत्तर टॉप सरफेस वो दिखाई देगा हमको, देगा कि नहीं देगा? कोई ह्यूम पाइप है, कलवर्ट है, अगर आप देखते हो उसमें पानी थोड़ा सा पानी है तो वो हमको दिखाई देगा, तो उसको हम ओपन चैनल कहेंगे। तो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि वो क्लोज है पैसेज या ओपन है, डिपेंड इस पे करता है कि जो फ्लूइड है उसको आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। अगर उसको हम देख पा रहे हैं तो एक पाइप को भी हम ओपन चैनल फ्लो की तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, अगर वो पूरी नहीं बह रही होगी। पूरी क्यों नहीं फ्लो कर रही होगी? क्योंकि फ्लो जो होगा उसमें वो प्रेशर से नहीं होगा। जब भी पाइप के अंदर प्रेशर से फ्लो होता है तो वो इट रन्स फुल। अगर ग्रेविटी से फ्लो हो रहा है तो हो सकता है वो उसका टॉप सरफेस दिखाई दे रहा होगा, तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं ओपन चैनल फ्लो। तो ये बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि ओपन चैनल को ओपन चैनल क्यों कहते हैं, और अभी उसके और पाइप फ्लो के क्या डिफरेंस होते हैं अभी आप भी देखते हैं, हम स्टडी करते हैं। पर इससे पहले थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर हम लोग बेसिकली सब्जेक्ट में कवर करेंगे, और ये थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने ऑलरेडी ओसीएफ को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया हुआ है। एक क्विक रिवीजन हो जाएगा क्या क्या ओसीएफ हम लोग स्टडी करते हैं। तो सिलेबस में क्या रहेगा? फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट रहेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओपन चैनल फ्लो जो कि काफ़ी डिफरेंट होते हैं पाइप फ्लो से, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओसीएफ। अब बेसिक कंसेप्ट आज करेंगे इसके बारे में डिस्कशन। सेकेंड कंसेप्ट करने के बाद हम फ्लो डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है?
एक ओसीएफ में, वो देखेंगे उसके क्या इक्वेशंस हैं, गवर्निंग इक्वेशंस, और कैसे हम उससे फ्लो को डिजाइन भी कर सकते हैं चैनल को, और एनालाइज भी कर सकते हैं फ्लो को। बेसिकली सारी जितने भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है दे आर ओनली डिवाइडेड इनटू, अगर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है डिवाइडेड इनटू एनालिसिस और डिजाइन। तो हम एनालाइज भी कर पाएंगे फ्लो को अगर हो रहा है, और अगर हमें चैनल को डिजाइन करना है, उसका डायमीटर डिसाइड करना है, उसका बेड स्लोप डिसाइड करना है, तो वो भी हम कर पाएंगे, इसको डिजाइन कहते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओसीएफ और यूनिफॉर्म फ्लो के बाद, यूनिफॉर्म के बाद नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जो है दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अगर आप लोगों ने पहले किया हुआ, इट कैन बी ग्रेजुअली वेरिंग और इट कैन बी रैपिडली वेरिंग। अगर वेरिएशन हो रहा है तो वो थोड़ा स्लोली हो सकता है या बहुत फास्ट वेरिएशन हो सकता है, इसको कहते हैं ग्रेजुअली वेरिंग या रैपिडली वेरिंग। रैपिडली मींस बहुत कम डिस्टेंस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, और ग्रेजुअली वेरिंग मींस काफ़ी डिस्टेंस के अंदर चेंजेस कम हो रहे हैं। ग्रेजुअली वेरी कर रहा है, बहुत डिस्टेंस हम जा रहे हैं, बहुत चैनल की लेंथ जा रहे हैं, किलोमीटर सब जाके कुछ चेंज आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। और यहाँ पे रैपिडली में हो सकता है कि विद इन फ्यू मीटर्स ही डेप्थ चेंज हो रही है। तो ये क्लासिफाइड इन जीवीएफ एंड आरबीएफ। और फिर इससे पहले भी थोड़ा कंसेप्ट और आएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। क्रिटिकल एनर्जी, क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल डेप्थ कहते हैं हम लोग, एंड स्पेसिफिक एनर्जी, बेसिक स्पेसिफिक एनर्जी के, क्योंकि ये जितना भी जीवीएफ आरबीएफ है उससे पहले हम लोग क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है, क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, उसके बाद हम उसको डिसाइड कर सकते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो हो रहा है कि सब क्रिटिकल हो रहा है, हाइड्रोलिक जंप क्या होती है। एंड देन वी विल सी एप्लीकेशंस, इसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे फॉर हाइड्रोलिक जंप एंड फॉर सर्जेस, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन द सिलेबस। तो ये बेसिकली इस तरह से हम उसको कवर करेंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं, उसके अपने क्या कंसेप्ट होते हैं और कैसे वो डिफरेंट है पाइप फ्लो से, और फिर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म फ्लो कैसे मेंटेन कर सकते हैं ओसीएफ में, और क्या उसके पैरामीटर्स हैं, क्या उसकी गवर्निंग इक्वेशंस होती हैं। फिर हम उसको वेरी करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बन जाएगा, और उसको फिर हम स्टडी करेंगे। तो अगर हम बात करें सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ओसीएफ, तो पहले हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में वी हैव स्टडीड अबाउट फ्लो थ्रू पाइप्स। फ्लो थ्रू पाइप्स आपने काफी डिटेल में स्टडी किया होगा, फ्लो थ्रू पाइप के कंसेप्ट स्टडी किए होंगे, what why the flow is laminar in a pipe, when the flow is turbulent, when the flow is in transition state। तो उससे देखते हैं कैसे डिफरेंट होता है पाइप फ्लो और ओसीएफ का जो फ्लो होता है, हाउ इट इज डिफरेंट। दो तीन मेन डिफरेंस देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पाइप फ्लो और ओसीएफ ओपन चैनल फ्लो, जैसा भी बताया हमने। फर्स्ट इज व्हाट इज मेन इंपॉर्टेंट इज फ्लो इज अंडर प्रेशर, फ्लो इज अंडर प्रेशर। कभी नहीं हो सकता कि पाइप फ्लो एनालाइज कर रहे हो प्रेशर की टर्म ना आए, कभी नहीं आएगी, हो सकता है प्रेशर टर्म विल ऑलवेज बी देयर, P by W। अगर टोटल एनर्जी निकालेंगे तो इट इज हाइड्रोलिक, इट इज प्रेशर एनर्जी, एलिवेशन एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो फ्लो इज अंडर प्रेशर। यहाँ पे फ्लो क्यों होगा, प्रेशर तो है नहीं, फ्लो क्यों होगा, फ्लो इज ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रेविटी इंपॉर्टेंट होती है, ग्रेविटी फोर्स, मतलब हम चैनल के बॉटम में कुछ स्लोप देंगे जिस कारण से फ्लो हो। So there is a slope given in the bottom of the bed of the channel जिस कारण से फ्लो उस डायरेक्शन में होगा। तो फ्लो यहाँ ग्रेविटी के कारण से होगा, यहाँ पे प्रेशर के कारण से होगा। सरफेस इज नॉट एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। जब सरफेस की बात करते हैं तो उसका मतलब टॉप सरफेस, टॉप सरफेस इज नॉट एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। कभी भी नहीं होता है पाइप फ्लो में, बिकॉज उसका जो फ्लो होता है वो पाइप रन फुल, यहाँ पे टॉप सरफेस इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, इसलिए उसको ओपन चैनल कहते हैं। टॉप सरफेस इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन ए पाइप फ्लो कितना होगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एलिवेशन जिसे कहते हैं Z प्लस P बाय W प्लस V स्क्वायर बाय 2G, कहते हैं हम लोग कि नहीं कहते। एनर्जी हेड्स, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड एंड डाटा हेड, जिसको एलिवेशन हेड भी कह देते हैं हम लोग। इसमें तीन टर्म्स होती हैं, ये इसमें टोटल एनर्जी होती है, और जो पाइप फ्लो में टोटल एनर्जी होगी और ओसीएफ में टोटल एनर्जी होगी, उसके अंदर Z होगा, यस डिपेंड करता है, डाटा हमने कहाँ लिया अभी डिस्कस करेंगे आज इसके बारे में। V स्क्वायर बाय 2G, हाँ फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी भी होगी उसकी, और जैसा हमने बताया इसमें प्रेशर टर्म नहीं होगी क्योंकि ये पाइप फ्लो नहीं है। इसमें कौन सी टर्म सबसे इंपॉर्टेंट होती है इज ये जो हम लिखने जा रहे हैं वाई, बड़े ध्यान से देखिए, वाई डेप्थ ऑफ फ्लो। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो ओसीएफ में अगर है वो है डेप्थ ऑफ फ्लो। कोई क्लास ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर ये वाई नहीं आएगा।
every class, whether I teach uniform flow, I teach non-uniform, gradually varying, rapidly varying, depth of flow is very very important. जब भी हम कहीं रिवर के पास खड़े होते हैं, कहीं भी खड़े होते हैं हम लोग, कोई भी ओपन चैनल, सबसे पहले क्या बात करते हैं हम लोग? यार यहाँ पानी कितना गहरा होगा, होता ही नहीं करते बात। वो गहरा का क्या मतलब हुआ? डेप्थ कितनी है यहाँ पे। कहते हैं छलांग मार के दम मार के देख ले कितना गहरा, पता चला तो डेप्थ ऑफ फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओपन चैनल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि गहराई कितनी है वहाँ पे हम देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ प्रेशर नहीं है। ये P/W की जगह पे टर्म आ जाती है डेप्थ ऑफ फ्लो। टोटल एनर्जी अगेन इज डाटम हेड, डाटम एनर्जी, एलिवेशन हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस हम कहते हैं डेप्थ ऑफ फ्लो। तो इन तीनों का सम बन जाता है टोटल एनर्जी इन ओसीएफ। तो ये मेन 2-3 डिफरेंस हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और उसके बाद में बात करेंगे जब ओसीएफ की डिस्कस करते हैं बेसिक्स। तो ये 3 हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, बहुत ही क्लियर, एकदम क्लैरिटी चाहिए इसमें कि इसमें प्रेशर टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डेप्थ ऑफ फ्लो। और डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होती है, अब इसके बारे में बात करते हैं। डेप्थ से मतलब क्या है, व्हाट इज डेप्थ ऑफ फ्लो। तो उससे पहले देख लेते हैं कि टाइप्स कितनी तरह के हो सकते हैं, कितनी तरह के ओपन चैनल हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ ओपन चैनल। अब आपने जैसे बात की रिवर्स की, रिवर जैसे मैन मेड और नेचुरल। रिवर जो है वो मैन मेड है कि नेचुरल है? रिवर नेचुरल है। लेक है, कोई नेचुरल लेक भी होती है, आर्टिफिशियल लेक भी होती है। पर अगर कोई सीवर है, सीवर तो इंसान ने बनाया होगा, सीवर तो हम डिजाइन करते हैं, ले करते हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल हो गया। और कोई नाला है, केवल नेचुरल नाले हो सकते हैं। तो टाइप ऑफ ओपन चैनल को 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल और मैन मेड चैनल हो सकता है। सेकेंड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, वो है प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड लग रहा है आपने, प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक चैनल क्या होता है, नॉन प्रिज्मेटिक क्या होता है, ये एक टेक्निकल वर्ड यहाँ पे नया आ गया, आपको सुनने को आ गया। प्रिज्मेटिक चैनल और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। नेचुरल और मैन मेड इज इजी, यू कैन अंडरस्टैंड। रिवर है, नेचुरल चैनल होगा। अगर हमने कोई नाला बनाया खुद तो मैन मेड हो गया। प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल क्या होता है? अब प्रिज्मेटिक चैनल होता है एक चैनल, प्रिज्म क्या होता है, व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म वर्ड से आया है। प्रिज्म के सारे फेसेस जो हैं वो इक्वल होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। तो ए चैनल इन विच एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी उसका क्रॉस सेक्शन है, उसकी शेप, और थर्ड फैक्टर होता है बेड स्लोप। जैसे होता है बेड स्लोप, ये सब कांस्टेंट रहे। अगर बेड स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट, अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका शेप, क्रॉस सेक्शन शेप, बेड स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट। कहाँ पे कांस्टेंट रहे? जहाँ तक हम स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा जो एरिया ऑफ स्टडी है वो 0 चेन्नई से लेके 2 किलोमीटर तक है, तो हम उस 2 किलोमीटर में देखेंगे चैनल की कंडीशन क्या है। अगर उस 2 किलोमीटर में क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ, शेप चेंज नहीं हुई, रेक्टेंगुलर था वही रेक्टेंगुलर चल रहा है, वही उसकी बॉटम विड्थ है, वही उसकी साइड स्लोप है, और स्लोप भी चेंज नहीं हुआ, बेड स्लोप। ये नहीं है कि पहले तो कम गहरा था बाद में और गहरा होता जा रहा, तो बेड स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट, वी कॉल इट ए प्रिज्मेटिक चैनल। अब ये क्यों ऐसा वर्ड दिया गया, हाउ डज इट हेल्प इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्म फ्लो, अभी थोड़ी देर में क्लैरिटी आ जाएगी। उसको हम प्रिज्मेटिक चैनल कहते हैं। और अगर कुछ भी दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज हो जाए, इनमें से कुछ भी चेंज हो जाए, क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया, बेड स्लोप सेम है, बेड स्लोप चेंज हो गया, क्रॉस सेक्शन सेम है, तो हम उसे कह देंगे नॉन प्रिज्मेटिक। एल्स लिख सकते हैं, एल्स नॉन प्रिज्मेटिक। नहीं तो उसको हम कह देंगे चैनल जो है वो नॉन प्रिज्मेटिक है। अब बताइए नेचुरल चैनल्स प्रिज्मेटिक होंगे या आर्टिफिशियल चैनल प्रिज्मेटिक होंगे? कभी देखिए आपने वैसी रिवर जिसकी जो चौड़ाई है वो हर जगह एक जैसी रहती हो? गंगा जी हम कभी देखें ऋषिकेश में कोई और चौड़ाई है, आगे जाएंगे नीचे और जाएंगे तो और चौड़ाई डिफरेंट हो जाएगी। कोई हम लेक देखते, यमुना जी देख ली, दिल्ली में यमुना जी बहती हैं, डिफरेंट एरिया में विद इन 20-20 मीटर पे उनकी जो है विड्थ जो है चेंज हो रही है। तो अगर उसकी विड्थ चेंज हो रही है मतलब उनका एरिया चेंज हो रहा है वहाँ पे, तो उसको हम प्रिज्मेटिक चैनल नहीं कह सकते। कौन सा प्रिज्मेटिक चैनल होगा फिर? अगर आपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किए हैं तो लेबोरेटरी में जो ओपन चैनल होता है उसको कहते हैं फ्लूम, उसके लिए वर्ड होता है फ्लूम। फ्लूम इसलिए कहते हैं कि वो एक छोटे चैनल को, जिसका छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, लेबोरेटरी में बहुत अनलिमिटेड स्पेस नहीं होती है, तो स्पेस की अवेलेबिलिटी के हिसाब से चैनल बनाया जाता है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। तो उस चैनल को जो प्रिज्मेटिक होता है, उसका चैनल का ऐसा नहीं होता कि आज आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो विड्थ कुछ और है, कल आप लैब में जाओगे तो उसकी विड्थ चेंज हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना।
विड्थ रिमेन सेम, उसकी स्लोप भी सेम चेंज होती है। आप एक फिक्स कर देते हो एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो वो चेंज नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं प्रिज्मेटिक चैनल्स। तो प्रिज्मेटिक चैनल्स आर मोस्टली आर्टिफिशियल चैनल्स एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल्स आर नेचुरल चैनल्स। अगर हमने कोई सीवर डिजाइन किया है, तो क्या हम सीवर का डिजाइन अलग अलग चेंजेस के लिए अलग डिजाइन करते हैं, या हम एक ही रखते हैं? एक बार हमने डिजाइन कर दिया, ये रहेगा क्रॉस सेक्शन, विड्थ इतनी रहेगी, डेप्थ इतनी रहेगी, फिर वो फ्लो करता है। तो उन चैनल्स को हम कहते हैं प्रिज्मेटिक चैनल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो मेंटेन करने के लिए अगर प्रिज्मेटिक चैनल हो तो आपको कुछ नहीं करना, फिर आप एक कांस्टेंट डिस्चार्ज भेजते रहें, तो फ्लो जो है उसमें यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, उसका बेड स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। अभी उसको फॉर्मूले से भी लिंक करेंगे कि फॉर्मूले के अंदर कैसे बेड स्लोप आता है, कैसे फॉर्मूले के अंदर एरिया आता है, तो उसके बाद हम चैनल को प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक कहीं भी पूछा जा सकता है। प्रिज्मेटिक चैनल कौन सा है? जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी शेप, सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया से मतलब नहीं है, हो सकता है रेक्टेंगुलर चैनल और ट्रापेजॉइडल का एरिया भी सेम आ जाए, और उसकी शेप भी, शेप और बेड स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट, वी कॉल इट ए प्रिज्मेटिक चैनल। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ओपन चैनल इज द प्रिज्मेटिक चैनल, और इसी से ओपन चैनल फ्लो की डिस्कशन स्टार्ट होती है। अब और इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है आप देखते हैं। व्हाट आर इंपॉर्टेंट टर्म्स? इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है एक ओपन चैनल फ्लो या ओपन चैनल? इंपॉर्टेंट टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर आप पहले ही समझ लोगे ये इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो फिर बार बार ये यूज होंगी और क्या भी रहेगी हमें। इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे हम फर्स्ट टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है डेप्थ ऑफ फ्लो। व्हाट इज डेप्थ ऑफ फ्लो और कैसे हम उसको यूज करेंगे फॉर वेरियस यूजेस एंड एप्लीकेशंस। व्हाट इज डेप्थ ऑफ फ्लो? अब ये एक चैनल है, इस तरह एज चैनल, जिसके अंदर हमने बेड बॉटम, ये इसका बॉटम है चैनल, तो इसके अंदर हमने एक स्लोप दी हुई है, दिया हुआ स्लोप नहीं दिया हुआ, एक स्लोप है जिस कारण से फ्लो होगा। और मान लीजिए कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये लिक्विड का टॉप सरफेस हो गया, दिस इज द टॉप सरफेस ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन चैनल में 99% ऑफ द केसेस इट इज वाटर, क्योंकि रिवर्स में तो वाटर ही फ्लो करता है। कोई ऐसी रिवर नहीं होती जिसमें ऑयल फ्लो कर रहा, कोई लेक ऐसी नहीं होती जिसमें ऑयल फ्लो कर रहा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वाटर ओनली। बट अभी फॉर जनरलाइज करने के लिए हम उसको फ्लूइड लिखेंगे, टॉप सरफेस ऑफ फ्लूइड, और ये उसका हो गया, ये है इसका बेड। अब डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगी? दो तरीके से डेप्थ नापी जा सकती है। कोई ऐसे भी कह सकता है कि सर ये डेप्थ हो गई सीधा वर्टिकल डिस्टेंस, ये डेप्थ है, ये है पानी की डेप्थ वाई। कोई ऐसे भी कह सकता है नहीं, हम जो बेड सरफेस उसके परपेंडिकुलर लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस? हम यहाँ से ले लेंगे, इसके परपेंडिकुलर इसको नापेंगे, इसको डी कह देते हैं। क्या फर्क पड़ा सर? ऐसे नापेंगे ऐसे नापेंगे, क्या फर्क पड़ेगा कोई वाई और डी में? इज वाई इक्वल टू डी और नॉट? और किसको हम डेप्थ लेते हैं? देखिए अगर ये चैनल का स्लोप या बेड स्लोप जिसको हम बोल रहे हैं, ये एक एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ कोई एंगल बनाएगा, स्लोप होगा कोई एंगल बनेगा। अगर ये एंगल स्मॉल हो, इफ दिस एंगल थीटा इज स्मॉल, और स्मॉल ही होगा, कोई ऐसे आपने देखी है कोई कहीं पे कोई सीवर जगह देखा जहाँ पे बहुत ज्यादा स्लोप हो? जनरली द बेड स्लोप इज 1 in 500, 1 in 1000, तो 1 in 1000 कितना हुआ? 0.001। तो इफ थीटा इज स्मॉल, वाई और डी में कोई डिफरेंस आएगा? y is approximately equal to d। तो क्योंकि हम जो चैनल स्टडी करेंगे इसमें स्लोप बहुत माइल्ड रहेगा, बहुत स्लो रहेगा, इसलिए हम y और d को सेम ले मान सकते हैं। और हम एज डिफाइन क्या करेंगे y को? y is defined as, ये डेप्थ इज डिफाइंड एज वर्टिकल डिस्टेंस। हम वर्टिकल डिस्टेंस को लेके ही चलेंगे, पर ये हमने देख लिया कि वर्टिकल डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा अभी तक। थीटा इज स्मॉल, y is defined as vertical distance। किसका डिस्टेंस होगा? किसका डिस्टेंस है ये? वाटर सरफेस का, जो हम दिखाई दे रहा होगा ओपन चैनल में, डिफाइंड एज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ वाटर सरफेस विद रिस्पेक्ट टू या फ्रॉम द चैनल बॉटम। चैनल के बॉटम से या बेड से जो भी डिस्टेंस बन रहा होगा वर्टिकल डायरेक्शन, उसको हम y कहेंगे। तो यहाँ पे डेप्थ हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी दिस वन, और ये और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, प्रोवाइडेड द एंगल थीटा द बेड स्लोप इज वेरी वेरी स्मॉल। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आप देखिएगा बेड स्लोप इज वेरी वेरी स्मॉल एक्चुअली, 1 in 2000, 1 in 1000,
क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लोप देने से वेलोसिटी बहुत हाई हो जाती है और कभी कभी उसमें डिस्कवरिंग की प्रॉब्लम आती है। जैसे हमने डिस्कस किया था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 में भी, वी हैव टू लिमिट द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो बेड स्लोप को बहुत हाई नहीं रखा जाता है, ग्रेजुअली हम लोग रखते हैं ताकि उसमें ग्रेविटी का फोर्स मिल जाए और फ्लो हो जाए। अगर लैब में आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, वहाँ भी देखा होगा आपने, बहुत चीज़ें से वो स्क्रू होता है वहाँ पे, उसको घुमा देते हैं तो थोड़ा सा बेड में स्लोप आ जाता है। ये नहीं कि बहुत स्टीप ऐसे कर देंगे तो पूरा पानी पता लगा लैब में फैल गया सारा। तो दिस इज हाउ वी मेंटेन द डेप्थ ऑफ फ्लो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है ओपन चैनल में अगर आप हमसे पूछें इज डेप्थ ऑफ फ्लो, नथिंग एल्स। पाइप फ्लो में प्रेशर है, पाइप फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर है, बट ओपन चैनल फ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है डेप्थ ऑफ फ्लो। सब उसी से डिटरमाइन होता है, चाहे वो हाइड्रो पावर इंजन में यूज करें हम ओपन चैनल को, चाहे हम गेट्स ओपन कर रहे हो किसी डैम के, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है डेप्थ। सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम यूज करेंगे फॉर एनालिसिस ऑफ ओपन चैनल इज कॉल्ड हाइड्रोलिक। सेकंड टर्म सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिसको हम मेनली यूज करेंगे इज कॉल्ड आर। अब आर को क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक मीन रेडियस भी कहते हैं लोग, हाइड्रोलिक मीन रेडियस, इसलिए आर वर्ड यूज हुआ है। और रेडियस के मीटर, रेडियस के यूनिट्स होते हैं मीटर, तो इसको कहा जाता है एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। अब एरिया किस चीज का एरिया? एरिया देखिए, मान लीजिए ये एक चैनल है हमारे पास, एक हमने रेक्टेंगुलर चैनल ले लिया, इसकी 3 मीटर इसकी डेप्थ है, टोटल डेप्थ, और 5 मीटर इसकी बॉटम विड्थ है, राइट। और जो फ्लूइड है वो यहां तक भरा हुआ और ये है 2.5 मीटर। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा है? ये 3 मीटर इंपॉर्टेंट है, ये 2.5 मीटर इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट है कहां तक पानी भरा हुआ है, हमें उससे मतलब है, क्योंकि हमें ऊपर का सरफेस दिखना चाहिए, हमें उससे मतलब है टॉप सरफेस कहां पर है। हम यहाँ खड़े हैं, ऊपर बैठे हैं चैनल पर, कहीं पर कोई दीवार बनी हुई है, हम यहाँ देख रहे हैं नीचे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो हमें इंपॉर्टेंट है इस पार्ट से, जो पार्ट गीला है, जहां तक लिक्विड भरा हुआ है, हमें उससे मतलब होता है ओपन चैनल में। चाहे ऊपर कैनल कितना भी ऊंचा हो, कितना भी गहरा हो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बोलते हैं वेटेड। इसको बोलते हैं कितना पार्ट गीला होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसका वेटेड। तो हमें जो एरिया चाहिए वो एरिया नहीं चाहिए टोटल एरिया, हमें चाहिए वेटेड एरिया, वेटेड एरिया और वेटेड पेरीमीटर। अब हम इसको भी लिख सकते थे इंपॉर्टेंट टर्म, पर हमने कहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आप समझते हैं एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वी नो व्हाट इज एरिया एंड पेरीमीटर। अब एक रेक्टेंगुलर चैनल का एरिया क्या होता है अभी डिराइव भी करेंगे और देखेंगे। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो अगर वेटेड पेरीमीटर कह रहे हैं तो कहाँ गीला है, सब साइड का सम कर लें। कहाँ गीला है? इस साइड पे गीला है चैनल, बॉटम पे गीला होगा तो पानी भरा होगा, और इस साइड पे गीला होगा। इसका अगर हम सम कर लेंगे इन साइड्स का तो हमें मिल जाएगा वेटेड पेरीमीटर। और एरिया निकालना वेटेड एरिया, तो हमें पता है ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो दिस लेंथ दिस बॉटम विड्थ इनटू हाइट, यहाँ तक गीला है, उससे आ जाएगा वेटेड एरिया। तो इसको कहते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और रेडियस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन ओपन चैनल फ्लो, क्योंकि ये हम बार-बार ये टर्म भी आपके आएगी, स्पेशली इन यूनिफॉर्म फ्लो वी विल यूज दिस वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। और इसी से डिस्चार्ज निकलेगा क्योंकि यहीं तक पानी भरा हुआ है, और इसी से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं फ्लो की। तो दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके यूनिट्स होंगे, जैसे दिखाई दे रहा है एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, अगर मीटर में ले रहे हैं पेरीमीटर का मीटर, तो ये आपको फाइनली मिलेगा मीटर। कभी-कभी स्टूडेंट सोच लेते हैं रेडियस दिया हुआ है इसका मतलब ये जो है सर्कुलर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, इट इज ए रेशियो ऑफ वेटेड एरिया टू वेटेड पेरीमीटर। और अभी हम देखेंगे वेटेड एरिया कैसे निकालते हैं डिफरेंट शेप्स के लिए, और वेटेड पेरीमीटर। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, तो हमने बताया आपको, इज बेड स्लोप। बेड स्लोप इंपॉर्टेंट है, तभी तो फ्लो होगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेड स्लोप हम लिख देते हैं एस, which is very very important to maintain the flow, because इसी से हमें ग्रेविटी मिलेगी। बेड स्लोप इज द स्लोप, बेड इसलिए बोलते हैं कि इसका जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको बेड कहा जाता है। बेड स्लोप इज स्लोप ऑफ बॉटम, लिख सकते हो स्लोप ऑफ बॉटम ऑफ चैनल। इसका फ्लो से कोई मतलब नहीं है, फ्लो से कोई मतलब है इसका, चैनल के अंदर में स्लोप दिया है तो उससे फ्लो से क्या मतलब? हो सकता है चैनल सूखा हो, पानी बिल्कुल ना हो, तब भी स्लोप हो सकता है उसमें। अगर किसी नाली के अंदर पानी सूख जाए तो क्या स्लोप खत्म हो जाएगा? स्लोप फिर भी रहेगा, क्योंकि हमने स्लोप दिया हुआ है कि जब फ्लूइड आएगा तो वो फ्लो करना चाहिए। तो बेड स्लोप इज द स्लोप ऑफ द बॉटम ऑफ द चैनल, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आर, बेड स्लोप, डेप्थ ऑफ फ्लो, ये चीजें थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओपन चैनल फ्लो। अब और कुछ टर्म्स को देख सकते हैं।
अब हम बेसिकली वी कैन स्टार्ट नाउ एनालाइजिंग डिफरेंट शेप्स क्या हो सकती हैं ओपन चैनल की, क्या क्या शेप्स हो सकती हैं और उसके अंदर हम ये सारे हमारे डेरिवेशन से हम फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। तो आज हम कुछ सेक्शन ले लेते हैं, कुछ सम सेक्शंस लेट अस टेक रेक्टेंगुलर सेक्शंस, ट्रायंगुलर सेक्शन, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ये आज देख लेते हैं। सर्कुलर फिर हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे क्योंकि उसमें कुछ डिटेल एनालिसिस होगा उसमें व्हिच इज बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे। और फर्स्ट सेक्शन हम ले लेते हैं रेक्टेंगुलर। तो हमने जो चैनल लिया है रेक्टेंगुलर सेक्शन का। रेक्टेंगुलर सेक्शन कैसा होगा? रेक्टेंगुलर सेक्शन क्लियर है इसकी, तो टॉप विड्थ है और बॉटम विड्थ सेम होगी, इसको हम कहते हैं बॉटम विड्थ। इसको मान लिया हमने बी, तो टॉप विड्थ कितना हो जाएगा? टॉप विड्थ आल्सो विद बी बिकॉज़ इट इज रेक्टेंगल, टॉप विड्थ भी बी होगा। डेप्थ ऑफ फ्लो अगर इसकी y है, डेप्थ ऑफ फ्लो y से लिखेंगे हमेशा। बॉटम विड्थ एंड टॉप विड्थ इज सेम इन रेक्टेंगल, पर अगर हम इसमें साइड में स्लोप दे दें तो फिर हमारा टॉप विड्थ और बॉटम विड्थ सेम नहीं रह जाएगी और उस शेप को हम कह सकते हैं वो ट्रेपेजॉइडल बन गया। अभी हम देखते हैं इसको नेक्स्ट में। तो ये हमारे पास शेप आ गई। अगर यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, बताइए व्हाट इज वेटेड एरिया? वेरी सिंपल, v इनटू y। अब बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। कई स्टूडेंट कहते हैं सर ये कैसे याद रहेंगे इतने फॉर्मूले? हमें भी याद है। आप रेक्टेंगल को लीजिए, रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ इनटू विड्थ होता है, इसमें विड्थ इनटू हाइट हो गया। वो यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ रेक्टेंगल में आ गया, इसलिए कोई याद रखने की जरूरत नहीं है ना। At this level you can remember b into y। और पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो बॉटम क्या है? b है और दोनों जगह पे कितनी डेप्थ है? y plus y, तो b plus y plus y, आई कैन से b plus 2y। और यही होगी टॉप विड्थ। टॉप विड्थ को हम लिख देते हैं t से। तो व्हाट विल बी व्हाट विल बी r हाइड्रोलिक मीन रेडियस, रेशियो ऑफ a एंड p। a by p कर दिया हमने तो क्या मिल गया? by upon b plus 2y। by upon b plus 2y is called r, right or not? तो a कैसे निकालें? p। अब हमें अगर एनालाइज करना है प्रॉब्लम है तो हमें b दे रखा होगा, y दे रखा होगा, हमें r निकालना होगा और उसके बाद फिर यूज करना होगा यूनिफॉर्म फ्लो फार्मूलाज में। और अगर ये डिजाइन का क्वेश्चन हुआ तो हो सकता है आपसे कहे कि बॉटम वेट कितनी रखे हैं, आपको डिस्चार्ज दिया होगा, डेप्थ आपको हो सकता है निकालनी हो। वी विल सी ऑल दोस थिंग्स लेटर ऑन। तो ये फर्स्ट केस हो गया जिसमें हमने r निकाल लिया, A, P और R हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं सेकंड, लेट अस डू ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। ट्रेपेजॉइडल में क्या करेंगे? बॉटम विड्थ और टॉप विड्थ सेम नहीं रहेगी, इसका मतलब साइड के अंदर कुछ स्लोप होगा, साइड के अंदर हम स्लोप आ जाएगा, इसको हम ट्रेपेजॉइडल। और ये बहुत तरह की बहुत नारी आपने देखी होंगी ट्रेपेजॉइडल शेप में, क्योंकि ये जो है इसमें बॉटम विड्थ हम कम रख सकते हैं, टॉप विड्थ ज्यादा रख सकते हैं, तो हमारी कुछ स्पेस की सेविंग हो जाती है। बी हो गया ये मान लीजिए बॉटम विड्थ, अब इसको बॉटम विड्थ कहेंगे। पानी यहाँ तक भरा हुआ है, दिस कॉल्ड डेप्थ ऑफ फ्लो y। तो टॉप विड्थ कितनी हो जाएगी? कैसे हो जाएगी टॉप विड्थ? नहीं बता सकते सर हम टॉप विड्थ। क्यों नहीं बता सकते? क्या आपने बताया नहीं है कि साइड में कितनी स्लोप है? अब टॉप विड्थ जो है डिपेंड करेगा साइड की स्लोप के ऊपर, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। ज्यादा ज्यादा स्लोप दे देंगे तो ज्यादा हो जाएगी टॉप विड्थ। तो मान लीजिए स्लोप विड्थ, साइड विड्थ हमने डिफाइन कर दिया 1 in z। ये एक टर्म और इसमें आ जाएगी ट्रेपेजॉइडल में, साइड स्लोप। इफ द साइड स्लोप इज 1 in z, 1 in z means 1 vertical, again I repeat, 1 vertical to z horizontal। इसका मतलब होता है 1 in z मतलब z मीटर या z किलोमीटर अगर हम x एक्सिस में जा रहे हैं या हम लॉन्गिट्यूडनली जा रहे हैं तो वर्टिकली कितना ड्रॉप हो रहा है, उसको हम कहते हैं साइड स्लोप। तो 1 वर्टिकल टू z हॉरिजॉन्टल, तो 1 in z अगर होगा तो उस केस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एक रेक्टेंगल और 2 ट्रायंगल में। तो अगर ये 1:z है और ये हमारी डिस्टेंस y है तो ये कितनी बन जाएगी? दिस विल बी y into z, राइट और नॉट? 1 है तो z है, y है तो y into z, और ये भी हो जाएगा इतना पार्ट y into z, और ये जो पार्ट है जहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये हो जाएगा b। तो टॉप विड्थ कितनी हो गई? उस केस में हमारी टॉप विड्थ जो है वो हो जाएगी, इसको हम लिखते हैं कैपिटल T से, दैट विल बी इक्वल टू b plus 2zy, zy plus zy दो बार ऐड हो जाएगा तो b plus 2zy। अब इसमें एरिया क्या होगा? वेरी इजी टू कैलकुलेट, 1 रेक्टेंगल एंड 2 ट्रायंगल्स। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा बट इस रेक्टेंगल पार्ट के लिए d into y और उसका हो जाएगा हाफ into zy into y प्लस हाफ into zy into y, क्योंकि हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं। तो ये आपका बन गया by plus
जेड वाई स्क्वायर, जिसको हम कभी कभी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में बी प्लस जेड वाई मल्टीप्लाई विद वाई आउटसाइड। कॉमन ले लिया हमने वाई, तो बी प्लस जेड वाई इंटू वाई। इसका मतलब है जेड इज दी, अगेन आई रिपीट, जेड इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हेन वी गो, जब हम 1 मीटर नीचे आते हैं वर्टिकली तो हॉरिजॉन्टली कितना वेरिएशन आता है, जेड मीटर्स के अंदर वो आता है। तो बी प्लस जेड वाई इंटू वाई, ये ए हो गया। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब ये स्लैंटिंग साइड जो है, स्लोपिंग साइड भी हमें और कैलकुलेट करनी पड़ेगी, प्लस इसमें बॉटम साइड ऐड कर देंगे। यही तो हुआ, जैसे यहाँ तक पानी गिरा है, यहाँ तक हमारा पानी भरा हुआ है, यहाँ तक चैनल गिरा है, तो इसको हम लेंगे। ये कितना हो गया, बी तो पहले लिख लें, और स्लोपिंग साइड कितनी हो जाएगी, वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर, और ये 2 बार होगा, 2 साइड हैं, ये होती है पेरीमीटर, विच इज बी प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द वेटेड पेरीमीटर इन केस ऑफ ट्रेपेजॉइडल चैनल, और इनकी रेशियो हम ले लेंगे तो हमें आर मिल जाएगा। उसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आर विद ए बाई पी, इफ आई डिवाइड आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर अकॉर्डिंग। तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बस इसमें हमें एक पैरामीटर और चाहिए, वो है साइड स्लोप्स। जब तक साइड स्लोप नहीं दी होगी एक ट्रेपेजॉइडल के अंदर हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ना कि टॉप विड्थ कर पाएंगे, ना ही हम ए कर पाएंगे, ना पी ना आर। तो एक रेक्टेंगुलर चैनल में तो हमें सिर्फ बॉटम विड्थ चाहिए और वाई चाहिए, पर एक ट्रेपेजॉइडल में हमें साइड स्लोप भी चाहिए। जहां भी साइड स्लोपिंग हो जाएंगी वहां साइड स्लोप आ जाएगा पिक्चर में, तो उसको भी हमें करना होगा। थर्ड आप ले लेते हैं, और कौन सी शेप होती है जब बहुत कम डिस्चार्ज पास करना होता है, कभी बहुत कम डिस्चार्ज इरिगेशन चैनल में देखा जाता है, पानी बह रहा है खेतों में से, तो वहाँ पे भी किसान जो है ऐसा कुछ बना देते हैं वहाँ पे छोटा सा, इसको वी शेप नॉच भी कहते हैं या वी शेप चैनल कह देते हैं। बहुत कम डिस्चार्ज के लिए यूज होती है, देखिए कितना छोटा सा होता है, तो इसको जो है हम बहुत कम डिस्चार्ज के लिए यूज करते हैं। थर्ड इसको कह देंगे, कौन सी शेप हो गई, ट्रायंगुलर, ट्रायंगल की शेप में है ना, ट्रायंगुलर चैनल। वेरी सेल्डम यूज, बट कभी कभी बहुत छोटे डिस्चार्ज पास करने के लिए हम वी नॉच के अंदर भी इसको स्टडी करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ा जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, इस एंगल को हम कह देते हैं, अगर ये एंगल है अल्फा, तो ये एंगल इस पॉइंट को बोलते हैं एपेक्स, तो अल्फा इज एपेक्स एंगल। ट्रायंगल में एपेक्स एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम साइड की स्लोप डिफाइन कर रहे हैं, या तो एपेक्स एंगल दिया होगा या फिर वही बात 1 इन जेड, या हो सकता है 1 इन जेड दिया हो, और हम दोनों की साइड्स का 1 इन जेड सेम मान रहे हैं। कभी कभी डिफरेंट भी होता है, इसका स्लोप अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, बट अगर दोनों का इक्वल है तो 1 बाई जेड कंज्यूम कर रहे हैं, या एंगल अल्फा, तो उस केस में हमारी कोई इसमें बॉटम विड्थ कुछ नहीं होगी, बॉटम विड्थ विल बी 0, क्योंकि नीचे क्या विड्थ है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ कोर्स होगा, तभी तो ओपन चैनल बोल रहे हैं इसको, वाई होगा, तो इसमें ये टॉप विड्थ कितनी हो जाएगी, टी इज विल बी इक्वल टू इट विल बी वाई आई थिंक टेंजेंट अल्फा बाय 2, y है ये डिस्टेंस, और ये आपका हो गया अल्फा बाय 2 प्लस 2 टाइम्स होता है, तो 2y आई थिंक अल्फा बाय 2 इस टॉप विड्थ, और इसका जो एरिया होगा वेरी क्लियर, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर हमारी टॉप विड्थ याद है 2y टेंजेंट अल्फा बाय 2, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे y से, तो हमें मिल जाएगा y स्क्वायर टेंजेंट अल्फा बाय 2। पेरीमीटर के लिए सम ऑफ द स्लोपिंग साइड्स ओनली, सिर्फ स्लोपिंग साइड का सम होगा इसमें, क्योंकि बॉटम में कुछ है ही नहीं, तो जब हम स्लोपिंग साइड का सम करते हैं तो ये हमें शायद मिलता है 2y सीकेंट सेक अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2 क्या है, टोटल एंगल अल्फा है, तो एक ये एंगल अल्फा बाय 2 है, तो अगर हम एक ट्रायंगल पे लगा रहे हैं तो अल्फा बाय 2 एंगल एप्लीकेबल होगा, और उसी को हम डबल कर देंगे, तो 2y सेक ऑफ अल्फा बाय 2 से हम वेटेड पेरीमीटर निकाल सकते हैं, और फिर उसका हाइड्रोलिक रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा a अपॉन p। तो ये 3 शेप जो हैं, इसकी ज्योमेट्री, इनके वेटेड एरिया, वेटेड पेरीमीटर, और फिर उससे r की वैल्यू, अगर r का फॉर्मूला याद नहीं है, a और p आप निकाल पाते हैं तो उनके रेशियो लेने से r आ जाएगा, पर ये कैसे निकाला गया है इसको आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, और जब टाइम होगा वी विल टेक अप सम न्यूमेरिकल्स लेटर ऑन, जब हम इकोनॉमिक चैनल स्टडी करेंगे तब इसके कुछ न्यूमेरिकल हम लेंगे, और उसमें इसका सारी ज्योमेट्री भी हम लोग बार बार उसको यूज करेंगे, उसी टाइम में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, एक और इस टॉपिक को देख लेते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल का क्या मतलब है, और उसके लिए क्या गवर्निंग इक्वेशंस हैं। यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल्स,
क्योंकि यहीं से सारी डिस्कशन स्टार्ट होती है ओपन चैनल फ्लो। तो हमें तो फ्लो से मतलब है, हमें चैनल से क्या मतलब है? चैनल देख लिया हमने, चैनल में क्या होता है ओपन चैनल में, हमें तो फ्लो से मतलब है। फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो मींस पढ़ा होगा आपने फ्लो में से बहुत बार पढ़ा होगा। यूनिफॉर्म फ्लो का क्या मतलब होता है? मान लीजिए, अब हम और आपको क्लियर कर देता है यूनिफॉर्म फ्लो स्टडी फ्लो में, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। मान लीजिए ये एक रिवर है कोई, राइट, यहाँ एक रिवर है और हमें ये देखना है इसमें जो फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये अपस्ट्रीम है और ये डाउनस्ट्रीम है। हमें जो देखना है कि इसमें फ्लो जो है यूनिफॉर्म है कि नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, स्टडी है कि अनस्टडी है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, हमें स्टडी करना है। हमने यहाँ पे एक सेक्शन लिया 1 यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और हमने थोड़ी दूरी के बाद जाकर 2 सेक्शन पे, जो कि हो सकता है कि 2 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम हो, 2 किलोमीटर है ये डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे हमने अपने एक फ्रेंड को और कुलीग को खड़ा कर दिया, ठीक है, और हमने उन्हें कहा कि 10:30 पे 10:30 इन द मॉर्निंग यार ऐसा करना कि इसके जो फ्लो के जो डेप्थ है वो मेजर कर लेना, तुम्हारे सेक्शन पे कितनी डेप्थ आ रही है। उसी टाइम में हम मेजर करेंगे डेप्थ कितनी आ रही है, विस्कोसिटी कितनी है फ्लूइड की, उसकी वेलोसिटी कितनी है, डिस्चार्ज कितना है। तो उसके जो फ्लो के पैरामीटर्स हैं, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, डिस्चार्ज, डेप्थ ऑफ फ्लो, मे बी टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ फ्लो, है ना, डेंसिटी हो सकती है फ्लो, इसको स्टडी कर लेना, इसको यार रिकॉर्ड कर लेना। बाद में देखेंगे कि क्या जो है सेम आया कि डिफरेंट आया। टाइम सेम है। अब 10:30 पे हमने रिकॉर्ड करना है दोनों ने, पर हमारे जो जहाँ पे हम प्लेस्ड हैं वो जगह सेम नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं कि फ्लो का कोई वेरिएशन तो नहीं हो रहा है ओवर डिस्टेंस, डिस्टेंस में देख रहे हैं कोई फ्लो तो चेंज तो नहीं हो रहे हैं पैरामीटर्स। टाइम हमने फिक्स कर दिया, तो हमने रिकॉर्ड किया, वेलोसिटी आई 3 मीटर पर सेकंड, हमारे फ्रेंड ने बाद में रिकॉर्ड किया, मेरी भी 3 मीटर पर सेकंड थी। मिला डिस्चार्ज 10 क्यूबिक मीटर्स, 10 क्यूमेक्स, उन्होंने कहा हमारा भी 10 क्यूमेक्स था। ऑल द पैरामीटर्स आर सेम। तो इस फ्लो को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो। मतलब फ्लो इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट 2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म फ्लो मेंटेन हुआ। मतलब फ्लो के पैरामीटर्स ओवर अगर डिस्टेंस मेजर किया जाए, डिस्टेंस चेक किया जाए, टाइम हमने सेम रखा था देखिए 10:30 पे, तब हमारे को हम कह सकते हैं फ्लो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। अगर पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, हमारी वेलोसिटी 3 है, उनकी आती 4, तो 1-2 किलोमीटर के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है, कह सकते हैं डिस्चार्ज चेंज हो रहा है, इसका फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म ओवर 2 किलोमीटर ऑफ लेंथ। ये होता है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में फ्लो पैरामीटर्स जो भी हैं, वेलोसिटी है, शुड नॉट चेंज विद डिस्टेंस। तो ये चेंज विद डिस्टेंस शुड बी 0, शुड बी 0 फॉर यूनिफॉर्म फ्लो। फॉर यूनिफॉर्म फ्लो दिस चेंज इज 0, कोई चेंज नहीं हुआ ना, 3 से 3 रहा, 10 सेकंड रहा, तो दिस चेंज इज 0, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। अब होता है स्टडी और अनस्टडी। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम सेक्शन चेंज नहीं करेंगे, हम टाइम से वेरिएशन देखेंगे, टाइम से। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ खड़े हो गए, एक बार हमने मेजर किया 10:30 पे, राइट, नेक्स्ट टाइम हमने मेजर किया, हमने चलिए अब आधे घंटा फिर देखते हैं, फिर आधे घंटा फिर देखते हैं। लेट अस सी द वेरिएशन कि पूरे सुबह से 10:30 से लेकर शाम को 5 बजे तक क्या डिस्चार्ज चेंज होता है। हमने देखा करते करते हम 5 बजे। अब हमने देखा 10:30 पे तो वेलोसिटी थी हमारी, हमने रिकॉर्ड कर लिया इसको, वेलोसिटी ये थी हमारी 3 मीटर पर सेकंड। बाद में 11 बजे जो है वेलोसिटी वो भी 3 मीटर पर सेकंड थी। तो यहाँ से यहाँ तक फ्लो जो था वी कैन से स्टडी था, चेंज नहीं हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर आगे जाके 2 बजे वेलोसिटी जो थी वो कम रह गई फॉर सम रीजंस, किसी कारण से वेलोसिटी कम हो गई। तो क्या हुआ, 11 बजे से 2 बजे के बीच में फ्लो इज नॉट स्टडी बिकॉज टाइम चेंज करने से उसकी पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। तो अगर हम वेरिएशन को स्टडी कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वो चेंज हो जाए पैरामीटर्स, तो उस फ्लो को बोलेंगे नॉन स्टडी, अनस्टडी। और अगर चेंज ना हो तो उसको हम कहेंगे स्टडी। तो इफ वेरिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0, देयर इज नो वेरिएशन विद टाइम। जगह एक ही है, एक ही सेक्शन में ले रहे हैं पर टाइम अब वेरी कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं स्टडी फ्लो। तो इसको स्टडी और अनस्टडी फ्लो को बहुत क्लैरिटी से लेके चलिए आपको, क्योंकि ये जो है आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर वो चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स आर क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट और नॉट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्टडी, अनस्टडी। तो यूनिफॉर्म फ्लो ओपन चैनल में क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है चैनल का बॉटम है, बॉटम ऑफ द चैनल, बेड ऑफ द चैनल, राइट नॉट, ये बेड ऑफ द चैनल हो गया और ये उसका टॉप सरफेस ऑफ द फ्लूइड, टॉप सरफेस ऑफ द फ्लूइड, टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड।
अब अगर डेप्थ हमने ली, अब हमने दो सेक्शन में चूज कर लिया, एक सेक्शन यहाँ लिया 1 1 और एक सेक्शन हमने यहाँ लिया 2 2। अगर इन सेक्शन पे हमने डेप्थ मेजर करी, ये डेप्थ भी थी 3 मीटर, यहाँ भी डेप्थ आ गई 3 मीटर, तो क्या कहेंगे? फ्लो इज यूनिफॉर्म फ्रॉम 1 1 टू 2 2। इन दोनों सेक्शन के बीच में फ्लो यूनिफॉर्म है। डिस्चार्ज भी सेम आना चाहिए, वेलोसिटी, सब पैरामीटर्स अगर सेम आ रहे हैं तो हम कहेंगे द फ्लो इज यूनिफॉर्म इन ओपन चैनल फ्रॉम सेक्शन 1 1 टू सेक्शन 2 2। तो y सबसे इंपॉर्टेंट है, y शुड रिमेन सेम, डेप्थ ऑफ फ्लो शुड रिमेन सेम और यूनिफॉर्म फ्लो शुड रिमेन सेम। y अगर सेम रहेगी और चैनल प्रिज्मेटिक है तो डिस्चार्ज भी सेम होगा, एवरेज वेलोसिटी भी सेम आएगी, ऑल द पैरामीटर्स विल बी सेम। पर अगर चैनल नॉन प्रिज्मेटिक है, उसका एरिया चेंज हो रहा है सेक्शन टू सेक्शन, फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सब और फिर चेक करना पड़ेगा कि जो सारे पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बट इन ए प्रिज्मेटिक चैनल अगर y सेम रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि q और v भी सब सेम रहेगा, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, उसका बेड स्लोप सेम है और डेप्थ भी सेम आ रही है। उस केस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी बन जाता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, इन यूनिफॉर्म फ्लो। देखिए अगर यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, इन यूनिफॉर्म फ्लो इन एन ओपन चैनल, इन यूनिफॉर्म फ्लो इन एन ओपन चैनल, क्या हो जाएगा? अगर यूनिफॉर्म फ्लो है ओपन चैनल तो क्या होगा? जो तो वाटर सरफेस है, टॉप सरफेस, ये इसका रिलेशन क्या होगा बेड से? पैरेलल होगा या नॉन पैरेलल होगा? यहाँ भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी, ये सब सेम। ये सब सेम कब होता है? तो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। तो इन यूनिफॉर्म फ्लो इन एन ओपन चैनल द टॉप सरफेस या द फ्री सरफेस और द लिक्विड सरफेस is parallel to the channel bottom, is parallel to the channel bottom, हमेशा पैरेलल मिलेगा। लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो बड़े इजीली देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ प्रिज्मेटिक चैनल होता है कि अगर हम डेप्थ मेंटेन कर लें तो साफ आप खड़े होकर देख सकते हो चैनल के अंदर कि जो है ऊपर का सरफेस बिल्कुल पैरेलल हो रहा है। द फ्री सरफेस इज पैरेलल टू द बेड ऑफ द चैनल। ये पता लगता है जो है फ्लो यूनिफॉर्म आ गया। अगर हम चैनल को प्रिज्मेटिक मेंटेन कर लें तो टॉप सरफेस ऑफ द फ्लूइड विल बी पैरेलल टू द चैनल बॉटम, और इसी सरफेस को हम कह देते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इन ओपन चैनल, जिसको आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ध्यान से, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, टोटल एनर्जी लाइन के कंसेप्ट्स बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अगर आपने वो कंसेप्ट पढ़े हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, उसमें हम डिफाइन करते थे at a distance of z plus p by w, right or not? z plus p by w, हमने कहा ओपन चैनल में p by w को हम रिप्लेस कर देते हैं y से, z plus y। अब देखिए ये आपका डाटम है, अगर हम डाटम को एज्यूम कर लें तो चैनल का बॉटम कितनी हाइट पे हो गया? z पे हो गया। अब ये हाइट क्या मिल गई? ये y है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कितनी हो गई, कितनी डिस्टेंस पे हो गई? z plus y, इसको कह देते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो इन ओपन चैनल फ्लो इन OCF द फ्री सरफेस is the hydraulic gradient line, is the hydraulic gradient line, ये इसी को HGL लाइन बोलते हैं। और टोटल एनर्जी लाइन ऑब्वियसली इससे एक डिस्टेंस पे ज़्यादा हाइट पे होगी, तो इसका डिस्टेंस होगा v²/g, और वो लाइन भी पैरेलल होगी HGL के अगर फ्लो यूनिफॉर्म है तो, क्योंकि वेलोसिटी भी फिर यूनिफॉर्म होगी, एवरेज वेलोसिटी, तो v²/2g भी यूनिफॉर्म हो जाएगा, g तो सबके लिए सेम है, तो v²/2g भी डिस्टेंस सेम आएगा। तो अगर हम v²/2g प्लॉट करें तो वो लाइन भी फिर HGL के पैरेलल होगी। तो इन अ यूनिफॉर्म फ्लो द फ्री सरफेस एंड द टोटल एनर्जी लाइन इज पैरेलल टू द चैनल बॉटम, द टॉप सरफेस इज द HGL लाइन and the total energy line is at a distance of v²/2g from the free surface, and total energy is given by z plus y plus v²/2g। z plus y से हमें मिल जाती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, आप प्लॉट कर सकते हो, और v²/2g उसमें हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी लाइन का प्रोफाइल मिल जाएगा, उसको आप ड्रॉ कर लें। वो लाइन हमेशा डिक्रीजिंग में होगी, ऐसे डाउनवर्ड में होगी। क्यों डाउनवर्ड में होगी? क्योंकि चैनल में हमने स्लोप दिया हुआ है, चैनल का स्लोप तो नीचे की तरफ है ना, जब ऐसे स्लोप है तभी तो फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वो एनर्जी लाइन भी ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, HGL भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, एंड these three will be parallel to each other in uniform form।
अब इसकी गवर्निंग इक्वेशंस क्या हैं, क्या क्या इक्वेशन दी गई हैं, कैसे उसमें हम पैरामीटर्स को लेते हैं, उसको हमारे एक बार स्टडी कर लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनालाइजिंग यूनिफॉर्म फ्लो, और आज उसके बारे में बात करते हैं, तो फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू इक्वेशंस इन यूनिफॉर्म फ्लो इज यूनिफॉर्म फ्लो इक्वेशंस, लिख सकते हो आप यूनिफॉर्म फ्लो इक्वेशन। गवर्निंग इक्वेशंस हैं, इससे आप पूरा यूनिफॉर्म फ्लो एनालाइज कर सकते हो, और आपको अगर कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं तो आप चैनल को डिजाइन भी कर सकते हो। यूनिफॉर्म फ्लो इक्वेशंस बाय गिवन बाय टू साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ चेजी, तो उससे आ गई है चेजीज इक्वेशन, जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी। जब भी बात की जाती है वेलोसिटी की, इट इज नॉट ए पॉइंट वेलोसिटी, इट इज ए एवरेज वेलोसिटी इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इट इज c अंडर रूट rs। अब r हमने डिफाइन कर दिया आपको, c इसको लिख सकते हैं r की पावर 1/2, s की पावर 1/2। s यू नो इज द बेड स्लोप, बेड स्लोप होगा तभी वेलोसिटी जनरेट होगी ओपन चैनल में। r इज द हाइड्रोलिक मीन रेडियस, a और p चाहिए, a और p कांस्टेंट होगा एक प्रिज्मेटिक चैनल में, तो उसका r कांस्टेंट हो जाएगा, बेड स्लोप भी हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो हमारा c को डिपेंड करेगा एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज c? c इज चेसिस कांस्टेंट। अगर r s क्रॉस सेक्शन सेम है, बेड स्लोप सेम है, तो क्या चैनल की नेचर पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए वेलोसिटी? चैनल की नेचर कैसी है? चैनल ब्रिक्स का बना हुआ है, चैनल मिट्टी का अर्धन चैनल है, चैनल कंक्रीट का बना हुआ है, चैनल टाइल्स का बना हुआ है, चैनल कितना फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है फ्लूइड को, चैनल की वॉल्स कितनी रिजिड है, तो इस पे डिपेंड करता है सब वैल्यू सी की वैल्यूज। तो चेसिस कांस्टेंट, ये ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू आपको दी होती है ताकि आप उसको एनालाइज करके एवरेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज निकालो। तो चेसिस कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चैनल। ये किसी भी टेक्स्ट बुक में आपको एक स्टैंडर्ड टेबल इसके मिल जाएंगे, व्हिच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चैनल। So this is the velocity, average velocity of the uniform flow given by Chesi। अब इससे हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। हमारा जो क्लासिक इक्वेशंस है फ्लूइड मैकेनिक्स में, चैनल इज फ्लो डिस्चार्ज इज एरिया इनटू वेलोसिटी। अब इसमें एरिया ऑब्वियसली विल टेक एरिया ऑफ वेक्टेड एरिया, इसको वेक्टेड एरिया लेंगे क्योंकि हमें तो मतलब उसी से है जहाँ तक पानी भरा हुआ है, गिरा है, तो वेक्टेड एरिया इनटू एवरेज वेलोसिटी, इससे आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें कोई चैनल डिजाइन करना है तो हमें डिस्चार्ज पता होना चाहिए, उसके बाद हम उसका सेक्शन डिजाइन कर सकते हैं। तो क्यों है डिस्चार्ज इज ए वेक्टेड इनटू ए, तो इसमें फॉर्मूला बन जाएगा ए सी r टू द पावर 1/2 s टू द पावर 1/2। अब इसमें एक और टर्म आती है जिसे कहते हैं कन्वेयंस ऑफ ए चैनल। कन्वेयंस, कितना वो कन्वे कर रहा है, कितना पानी कन्वे करने की उसकी एबिलिटी है, तो उसमें ये सब हम ले लेते हैं क्योंकि ये सब चैनल पे डिपेंड करता है, सिर्फ स्लोप को छोड़ के जाता है। इस टर्म को हम बोल देते हैं कन्वेयंस व्हिच इज कॉल्ड k, तो k s टू द पावर 1/2। कन्वेयंस इज k, कन्वेयंस इज k, so k is equal to a c r to the power 1/2 a for Chesi's formula। ये आपको ध्यान रखना है कि हम बेड स्लोप को छोड़ दें और बेड स्लोप के साथ जो भी टर्म्स लगी हुई है कोएफिशिएंट सबको हम ले लेते हैं कन्वेयंस में। तो कन्वेयंस इज a c r to the power 1/2। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूलाज व्हिच इज यूज्ड वेरी ऑफन। एक और फॉर्मूला जिसका ज्यादा यूज है और हम उसको बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं सीवर के डिजाइन में, हमने डिस्कस भी किया था, दैट इज कॉल्ड मैनिंग्स इक्वेशन और मैनिंग्स फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर ओपन चैनल फ्लो। मोस्ट ऑफ द टाइम इस फॉर्मूले को हम ज़्यादा यूज करते हैं। मैनिंग्स फॉर्मूला इज गिवन बाय, फॉर्म एक जैसी है, थोड़ा सा फर्क है, बी एवरेज इज इक्वल टू, एक तो हम सी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं 1/n, जिसमें n को कहा जाता है मैनिंग्स रुगोसिटी कोफिशिएंट। मैनिंग्स रुगोसिटी जिन्होंने करा हुआ है ये ओसीएफ सबको क्लियर होगा ये टर्म्स। मैनिंग्स रुगोसिटी कोफिशिएंट इज जस्ट अ रिवीजन फॉर देम, पर जिनको थोड़ा सा हट गया है दिमाग से वो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें। मैनिंग्स रुगोसिटी कोफिशिएंट किस पर डिपेंड करेगा? अगेन नेचर ऑफ चैनल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चैनल। तो यहाँ सी नहीं बोलते हैं, 1/n बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चैनल। इसकी वैल्यू जो होगी वो पॉइंट्स में होगी ताकि 1/n करने से उसकी वैल्यू इंटीजर्स में आ जाएगी। नेचर ऑफ चैनल जनरली वेरी करता है, ये n इज अबाउट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.012 से लेके 0.015 तक भी हो सकता है। ये कितनी कम वैल्यू है, 0.012 टू 0.015। तो जब 1/n करेंगे तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो थोड़ी हाई मिल जाएगी,
जो कि सी की वैल्यू भी इस तरह से होती है, सी इज अबाउट 40, 50, 60, तो 1/n की वही वैल्यू आती है। इसमें फॉर्मूला होता है r⁴ थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि यहाँ r की पावर 2/3। इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट्स किए, ये सारे फॉर्मूले जो हैं जिसे कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला थे, लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारे चैनल लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट सेक्शन डिजाइन किया, उसके ऊपर फ्लो कराया था, देखा कि यार वेलोसिटी वेरीज लाइक r⁴ तो उन्होंने r⁴ कहा, चेजिन ने कहा r⁴ तो आप अपने एक्सपेरिमेंट से सबके अपनी इक्वेशन हिसाब से डिराइव की हुई है। वही एवरेज इज 1/n r⁴ into s, और q इसमें क्या हो जाएगा अगेन एरिया into 1/n r⁴ s⁴ 1/2, और इसमें अगर हम कन्वेंस को डिफाइन करें तो कन्वेंस मैनिंग्स फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा a/n into r⁴ 2/3, तो हम उसको छोड़ देंगे s⁴ 1/2 को, तो ये हमारा कन्वेंस आ गया इन केस ऑफ वी आर यूजिंग मैनिंग्स फॉर्मूला फॉर ओपन चैनल फ्लो। अगेन एंड अगेन आई रिपीट, दिस फॉर्मूलाज आर ओनली फॉर यूनिफॉर्म फ्लो। जब हमें ये श्योर हो जाए कि हमारा फ्लो जो है यूनिफॉर्म होने जा रहा है, बेड की जो वाटर का जो सरफेस है वो बेड के पैरेलल होने जा रहा है, और वो फ्लो पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे जहां तक हम चैनल को स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है हम चैनल को 10 किलोमीटर तक स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है हम 100 किलोमीटर तक स्टडी कर रहे हो कैनाल को, दिल्ली से कोई कैनाल जा रही है हरियाणा की तरफ, तो 100 किलोमीटर तक हम उसको स्टडी करना चाहते हैं कि फ्लो जो है चेंज तो नहीं हो रहा कहीं के बीच में, क्योंकि हमने जो डिजाइन किया हुआ है क्या वो मीट हो रहा है क्राइटेरिया का, चेक कराया जाता है डिजाइन, तो उसमें देखा जाता है फ्लो यूनिफॉर्म है कि नहीं। तो अगर पैरामीटर्स चेंज नहीं हो रहे हैं तो फ्लो यूनिफॉर्म है, अदरवाइज वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो वी एवरेज इज दिस। अब जो हमने डिराइव किया, कभी कभी सी और एन के बीच में रिलेशन निकालने के लिए आ जाता है, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए रिलेशन क्या है बिटवीन सी एंड एन। एक चेसी ने सी यूज किया और मैनिंग्स ने एन यूज किया, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा रिलेशन। अब कैसे रिलेशन निकालेंगे दोनों के बीच में, ये भी वी एवरेज से आया है, वो पहले भी वी एवरेज था, तुम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। वी एवरेज बाय ट्रेनिंग इज सी r⁴ 1/2 s⁴ 1/2 which is equal to by Manning's 1/n r⁴ 2/3 into s⁴ 1/2। अब s⁴ 1/2 दोनों को कॉमन है, कट गया, कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन c and c is 1/n, I can say r⁴ 2/3 divided by r⁴ 1/2, तो ये माइनस हो जाएगा एक्सपोनेंट, तो क्या आ गया 1/n r⁴ LCM is 6, so I get 4 minus 3 1/6, yes 6 2 4 हो गया 3, तो c is 1/n r⁴ 1/6। कभी कभी क्या होता है, मैनिंग्स का रोसिटी कोएफिशिएंट दिया होता है और कहा होता है डिराइव बाय चेसिस फॉर्मूला, कैसे करेंगे, c की वैल्यू कैसे आएगी, c तो दिया नहीं हुआ, तो इसको हम n तो वैल्यू डाल के c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ r, क्योंकि r निकलेगा a और p से, उस सेक्शन के पैरामीटर्स दिए होंगे, तो उसे हम r डिराइव कर सकते हैं, उससे फिर हमारा c की वैल्यू और n की वैल्यू रिलेट हो जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं, एंड उसके बाद जो है ओपन सर्कुलर चैनल के बारे में हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, कल उसके बारे में बात करते हैं, और फिर कुछ न्यूमेरिकल भी करके देखते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों को हम यूज़ करके यूनिफॉर्म फ्लो को एनालाइज कर सकते हैं। आई होप द लेक्चर वाज क्वाइट इंफॉर्मेटिव, यूजफुल, इंटरेस्टिंग। वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो।